नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कांग्रेस के सांसद जो एक ऐसी सीट से पिछला चुनाव 2024 का जीते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही, क्योंकि वहाँ से बीजेपी की एक ऐसी दिग्गज लीडर रही जो न सिर्फ एक चमकदार चेहरा रही पार्टी के लिए, अभी भी हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री की भूमिका में भी रही। और उनको टक्कर देना आसान नहीं था। और महत्वपूर्ण बात ये भी है, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट बात, कि वो जगह एक लीगेसी से जुड़ती है नेहरू गांधी परिवार की। तो जिस जगह चोट खाई हुई कांग्रेस को 2024 में, कहीं उसके मन में ये गहरा भाव था, और ख़ास तौर से टॉप लीडरशिप के मन में जो गांधी और नेहरू परिवार की नुमाइंदगी करती है, कि यहाँ से हम उसकी भरपाई कर सकें जो 2018 में चोट हमको लगी 2019 में लोकसभा चुनाव में। और वैसा ही हुआ। और ये बहुत सरप्राइज़ के तौर पर देखा गया कि 1,67,196 वोट से कांग्रेस ने अमेठी से जीत हासिल की। और जो चेहरा था, वो चेहरा आपको हमको लग सकता है कि किशोरी लाल शर्मा जी कौन है, लेकिन ये कांग्रेस का वो चेहरा है जिसे आप कह सकते हैं जिनकी नस नस में कांग्रेस दौड़ती है। उन्होंने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं सोचा, ना कुछ मांगा कभी। ये ज़रूर था कि वो अमेठी में कांग्रेस के लिए, नेहरू गांधी परिवार के लिए, चाहे सोनिया जी हों, चाहे इंदिरा जी का दौर हो, चाहे राहुल जी का दौर हो, प्रियंका जी का समय हो, उन्होंने समन्वय का काम किया। और ये एक मैसेज भी है पूरे देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए, कि आप बड़े चमकदार चेहरे लाते हैं, अच्छी बात है, उन्हें सफलता भी मिलती है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि कई बार उनका बड़ा चेहरा ही जनता के लिए, वो चाहे क्रिकेट स्टार हों, चाहे बॉलीवुड स्टार हों, टेलीविज़न स्टार हों, लेकिन उनका बड़ापन ही एक चुनाव के बाद कई बार उनकी चुनौती बन जाता है, क्योंकि उनसे मिलना, उनके पास जाना, उनका कई बार, माफ़ कीजिएगा, एटीट्यूड, ये सब बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है। तो आज हमारे साथ आप समझ गए होंगे, कोई और नहीं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, नेहरू गांधी परिवार के बहुत निकट के व्यक्ति, लेकिन कभी उसका कोई दुरुपयोग या उसका फ़ायदा उठाकर आगे ना बढ़ने वाले एक ऐसे नेता हैं जिनकी कांग्रेस को उनके जैसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है। और नई पीढ़ी खासतौर पर से देखिए। किशोरी लाल शर्मा जी मेरे साथ, बहुत स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू। वही शांति है आपके चेहरे पे, वही धैर्य है, कोई ऐसा भाव नहीं कि क्या किया, राम काज कीजिए बिना मोहि कहा विश्राम, वही भाव है। किशोरी लाल जी, बड़ा कठिन होता है ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए, इस भाव को आत्मसात करना। कैसे, मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपके अनुभव से कि कैसे आपने अपने को इतना निर्विकार रखा कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जी नहीं, देखिए, क्योंकि हम लोग बड़ी यंग एज में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो राजीव जी ने उसको लॉन्च किया था कांग्रेस में, तो हुआ था अंडर यूथ कांग्रेस के वो प्रोग्राम। तो हम लोग उसके अंदर आए, फ्रेश ग्रेजुएट थे तो उसके अंदर आए। तो फिर जब आए तो वहाँ पे वो कमिटमेंट सी बनती चली गई कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रही है, 45 डेज़ की ट्रेनिंग हमारी कराई। और बड़े बड़े लोग, हमारे शंकर दयाल शर्मा जी भी हमारे को आके लेक्चर करते थे। मतलब आप उसकी ये ग्रेविटी देखिए कि प्रोग्राम की क्या थी। तो सारी ये चीज़ थी, तो हमको लगा यार कांग्रेस इतना कर रही है, तो जो भी ड्यूटी कांग्रेस कहाँ पर हुआ था ये दिल्ली में 45 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर था, उसमें हम लोग गए। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? तो मेरी उम्र थी 22 साल की करीब। 22 साल। ये बात 22 साढ़े 22 साल, 80 की, 83। तो मतलब ये है। तो उस समय ये हुआ। तो फिर हमको पवन बंसल जी हुआ करते थे, जो केंद्र मंत्री भी रहे बाद में, तो वो थे हमारे यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट। तो उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया डिस्ट्रिक्ट से। तो उसमें ये था कि कांग्रेस बैकग्राउंड के लड़के जो फ्रेश ग्रेजुएट हों उनको ट्रेनिंग दिया जाए। तो आइडिया था राजीव जी का, तो हम लोग उसके अंदर शामिल हुए। तो फिर शामिल हुए तो वहाँ 45 दिन की ट्रेनिंग में हमारा कमिटमेंट बनता गया। हम पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़े, पार्टी की हिस्ट्री से जुड़े, जो मेन वो है। उस समय एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चला करता था, इंदिरा जी थी, 21 सूत्री प्राइम मिनिस्टर थी, 20 सूत्री जी। तो वो बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था उस समय कांग्रेस पार्टी का। तो राजीव जी का ये था कि एज वेल एज ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे, साथ ही साथ ये हमारे इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेंगे। तो राजीव जी फिर हम लोगों को ले गए अमेठी।
तो अमेठी ले गए तो हमने उनका किया, 83 के लास्ट में पहुंच गए थे। तो 8-9 महीने यहाँ भी काम किया, उधर भी किया। फिर यहाँ से पहुँच गए तो मतलब काम करने लगे वहाँ पे अमेठी में। तो पहले था कि थोड़ा अमेठी को सर्वे करो, तो वो काम करते थे विदाउट एनी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए हुए, तो वो किया। तो फिर उसके बाद इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया। तो फिर राजीव जी ने कहा कि नहीं, अब ऐसे है कि आप एकदम पॉलिटिकल काम करो, वहाँ पे इलेक्शन है तो आप लोगों को ये करना है। तो फिर हम लोग फिर हो गया। तो ये 84 में इलेक्शन हुआ। तो 85 में फिर असेंबलीज़ के इलेक्शंस आ गए, तो 8-9 स्टेट्स के थे। तो उस समय फिर राजीव जी ने हमारे लड़कों को टिकट भी दिए, एमएलएज भी बने। राजीव जी ने काफ़ी रखा, तो हम लोगों से बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि हम लोग लकी इसमें थे कि हमारी मेहनत को राजीव जी ने देखा, क्योंकि हम उनके यहाँ क्षेत्र में चले गए थे। तो वो शायद लक था हमारा, ये कह दो, क्योंकि हमारे से भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग थे, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया हमारी मेहनत को। तो लड़के हुए हमारे, सारा हुआ। तो फिर उसके बाद मेरे को भी टिकट मिला 85 में। तो फिर ये होगा, राजीव जी की ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई। तो फिर थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा निराशा भी हुई कि यार जिस नेता के साथ काम करते थे। तो फिर हम लोगों ने कहा क्या करना। तो मैं और ये जो जीए मीर है, अभी जनरल सेक्रेटरी है AICC में और वर्किंग कमेटी का भी है मेंबर, तो वो और हम बैठे थे। एक हमारे जगदीश पीयूष जी होते थे, ठीक है, अवधि के बड़ी बुक्स लिखी उन्होंने, हमारे अमेठी के रहने वाले थे। तो वो बैठे थे कि यार कुछ किया जाए कांग्रेस में, तो ऐसे खाली बैठना तो उचित नहीं है। तो ये हुआ कि आइडिया आया कि कर्म भूमि से बलिदान भूमि एक पद यात्रा करो, ठीक है। तो काम तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, पद यात्रा मतलब 2600-2800 किलोमीटर है। तो फिर ये हुआ कि करेंगे, कोई सुविधा नहीं थी कोई हम लोगों के पास में। वो एक नेशनल हाईवे पकड़ा कि ये सीधा श्री पेरुम्बदूर जाता है, तो इस पे चलना है, बस ये है। तो हमारे पास गाड़ियाँ राजीव जी ने दे रखी थी, तो हमने उन्हीं गाड़ियों से एवरी 30 किलोमीटर ऐसे निकालते थे। तो फिर ये था कि लोग चलेंगे नहीं चलेंगे, डाउट था, मतलब ये है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि राजीव जी के नाम से जब यात्रा चली, फिर मतलब रिस्पांस आगे से आगे मिलता गया। उस यात्रा का समापन फिर जो किया वो नरसिम्हा राव जी ने किया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग करते रहे। एक बात किशोरी लाल जी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि 450 लड़के चुने गए थे 82-83 में, उसमें टॉप 10 में आप थे, है ना। आज क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की चुनौती मुख्य यही है कि 5000 लोगों में भी, माफ़ कीजिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लोग चुनना कठिन हो जाता है, क्योंकि समय बदला है। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में आप लंबे समय से अपोजिशन में हैं, अट्रैक्शन नहीं है युवा कार्यकर्ता के सामने कि कांग्रेस बड़ी आकर्षक पार्टी है। नहीं, वो देखो हमारे 2 युवा चेहरे हैं, राहुल जी और प्रियंका जी, कर्षण तो है वहाँ पे। लेकिन मैं थोड़ा सा आज के युवाओं को कहता हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, कि हमारा जो भी किसी भी पार्टी का युवा, नॉट ओनली कांग्रेस की नहीं बात कर रहा हूँ, वो बड़ा जल्दी में है। तो जो पार्टी को उसको देना है वो नहीं देता, वो सोचता पार्टी से लेना क्या है। हाँ, सही बात। ये पूरे ये समाज का ही भावना, चरित्र ये है। नॉट ओनली की कांग्रेस की हाँ, बात ठीक नहीं, ये बात, सब में ठीक है। बात। और वो पा भी जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो सही कार्य करता है उसके मन में कुड़न आती है कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम ये कांग्रेस का होना चाहिए कि ठीक है, आप इलेक्शन लड़ाते हो, उस समय परिस्थितियाँ कुछ होती हैं, विनेबिलिटी आपका क्राइटेरिया होता है, लेकिन संगठन में तो ऐसे लोगों को रखना है जो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हो, तो वो है। अच्छा, वो ऐसे बहुत से लोग आज भी मैं कहता हूँ, मैं तो सबसे मिलता हूँ, तो ऐसे बहुत से कमिटेड लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ यार तुम टिकट के लिए आए हो। बोला सर काम दीजिए ना पार्टी का, टिकट दीजिए ना, काम दे दीजिए पार्टी का मेरे को। ऐसे भी लोग हैं। तो लेकिन मतलब ये चीज़ है कि उनको मौका मिलने की बात है, वो हमारा सबका दायित्व बनता है। मैं भी अपने को शामिल करता हूँ कि अगर मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं भी दोषी हूँ उसके अंदर, अगर मैं ऐसे कार्यकर्ता को मतलब मौका नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता पड़े हैं। मैं कहता हूँ कि बिहार और यूपी, बिल्कुल आपने सही बात किया, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया। मैं
बिल्कुल इसको हम सिर्फ कांग्रेस तक नहीं उलझा सकते, इसका मैं दायरा बड़ा करके आपसे जानना चाहूँ कि आपको पहचानने वाले लोग थे, 10 लोगों को पहचानने वाले लोग थे। महत्वपूर्ण ये नहीं, जैसे कहते हैं कि हीरे की पहचान तो जौहरी ही करता है, तो जौहरी भी सभी पार्टियों में कम हुए हैं क्या? नहीं है, निश्चित रूप से, क्योंकि आज मतलब यूथ इन हरी, मैं यही कहता हूँ कि ये हैं, पार्टी के प्रति डेडिकेशन कम है और इलेक्शन के प्रति ज़्यादा चाह है कि बस लड़ जाएं, टिकट लेके लड़ जाएं, लेकिन वो करना नहीं चाहते कि पहले जिनके लड़ना है तो जनता से लड़ना है ना। पार्टी की हवा आप जीत जाओगे, लेकिन जनता दूसरे इलेक्शन में आपको बुक कर देगी, ठीक है। अगर आपने जनता के साथ आपका जनसंपर्क है, सीधा रिश्ता है आपका, तो आप कभी भी ख़त्म नहीं होगे, राजनीति में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन जनता से कटे हुए हो तो फिर आपका राजनीति में। आपके बारे में हम सुनते हैं कि अमेठी में आप अधिकांश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या प्रमुख लोगों का, सबको आप नाम से जानते हैं। हाँ, नहीं, काफ़ी 40 साल हो गए। 40 साल में आप समझो कि तीसरी जनरेशन के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं। थोड़ा अपनी जीत का नुस्खा भी बताइए ना। कई पॉलिटिशियन ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी जी को हराना कोई आसान काम तो नहीं था। नहीं, देखिए, मैं उनका कभी नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं है कि उनको इसकी क्या वजह नाम नहीं लेते आप? नहीं, मैं चूँकि देखो क्या है कि वो मेरा इतनी बार नाम ले चुकी तो मेरा जरूरत ही नहीं मेरे को उनका नाम लेने की, ठीक है। तो क्योंकि वो है, क्योंकि देखो क्या था कि वहाँ पे अमेठी के अंदर प्यार की भाषा चलती है, ठीक है। अमेठी के अंदर नफरत और दबाव की राजनीति को जो करेगा वो नहीं सक्सेसफुल नहीं होता। आप अगर 19 लूज करते हैं तो 24 में आप बम्पर मार्जिन से जीतते हैं। नहीं, तो ये क्या होता है कि एक इलेक्शन में बीजेपी क्या गड़बड़ करती है और एक इलेक्शन छोड़ देती है? समझाता हूँ जी, कि मैनेजमेंट होता है कुछ वोट का, ठीक है ना। ऐसा तो होता नहीं कि 18 लाख वोट का मैनेजमेंट हो जाए। तो जब जनता उठ जाती है ना कि भाई मतलब ये हमारे साथ कुछ गलत हुआ पिछली बार, हम लोग ने तो ये नहीं किया, तो ये कैसे हो गया। फिर जब मास जनता उठती है तो फिर वो छोटी मोटी जो मैनेजमेंट होती है सत्ता की, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जनता क्या होता है कि मैं 99 का इलेक्शन सोनिया जी का मैंने लड़ाया था, सोनिया जी बिलारी से लड़ी तो मैं प्रियंका जी के पीछे पड़ा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी मत छोड़िए, ये परिवार की है, ठीक है। कैप्टन श्री शर्मा हारे 98 में, तो लेकिन छोड़िए मत, यहाँ के दिलों में लोगों में आपके प्रति है। तो प्रियंका जी ने बड़ा साथ दिया, मैडम को लेके गई, तो 2 मैडम इलेक्शन लड़ी थी, एक बिलारी से एक वहाँ से। तो हमने देखो तमाम परिस्थितियों के, वहाँ भी कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी यहाँ थे, तो सोनिया जी वहाँ से जीत के आई 3,12,000 वोट से, ठीक है। तो उस समय भी गवर्नमेंट दोनों जगह से जैसे आज हम फेस करते हैं, तो वो चीज़ थी। तो वहाँ पे जो लगा, देखो लोगों ने मतलब एक सा ना बूम सा आ गया था कि हमको जो गलती किया उसको सुधारना है। तो आप देखो कि आप परसेंटेज देखो, हमारी वोट का पैटर्न देखो आप, कि सुबह सुबह लोगों ने वोट डाला बहुत ज़्यादा, कि उनको था कि बाद में कहीं गलत ना हो जाए, अपना वोट तो डाल दो, ठीक है। इस तरह से आपकी राहुल जी की पर्सनैलिटी में एग्रेशन हमने देखा डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। अब जिस तरह की हमलावर उनकी भाषा है प्रधानमंत्री को लेकर भी, हालांकि अगर इसकी बात करें कि कॉन्ट्ररी एक समय वो भी था जब वो झप्पी देने के लिए संसद में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए थे, मोदी जी के पास, कि मैं नफरत की दुकान, गुडविल गेस्चर था वो, गुडविल जेस्चर। लेकिन वो गुडविल जेस्चर अब एक बहुत हमलावर एटीट्यूड में बदल गया। नहीं, जो गुडविल गेस्चर होता है, राहुल जी एक लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे थे कि ठीक है हमारे मतभेद हैं, हम उन पे ये डिस्कस करें, पर्सनल तो कोई अटैक नहीं करता। तो इन्होंने तो बिलो द जब बेल्ट गए तो राहुल जी ने देखा कि भाई ये लोग उस तरह के नहीं हैं, इनका वो वाजपेयी जी जैसे लोग नहीं हैं, जो स्टेट्समैन होते थे उस जैसे लोग नहीं हैं ये। तो फिर राहुल जी ने फिर जैसा सवाल वैसा जवाब मतलब ये किया। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं किशोरी लाल जी कि क्या प्राइम मिनिस्टर किसी दल का नहीं है, देश का है, उनके लिए इस तरह की भाषा, जिस तरह अभी ट्रम्प साहब को लेकर उन्होंने हमले किए एक के बाद की। नहीं, अब ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या भाषा है जरा बताओ आप, ये होनी चाहिए, ठीक है, ये भाषा होनी चाहिए कि कट्टा वाली भाषा होनी चाहिए उनकी। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक हिस्ट्री में ऐसा बोला? फिर पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला उन्होंने, वो तो ऑन रिकॉर्ड है।
तो उसको आप पढ़िए, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के स्पीचेस पढ़िए, तो आपको दोनों फ़र्क नज़र आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि सवाल जब आएगा तो फिर जवाब देना बनता है। तो राहुल जी जवाब ही दे रहे हैं उनका, ठीक है। राहुल जी को क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, पूरा इनका सोशल मीडिया ट्रोल पे लग गया, ठीक है, सारा कुछ लग गया। राहुल जी ने बहुत सहा, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने योद्धा की तरह उभर के आए। उन्होंने इतनी बड़ी लंबी पदयात्रा, मेरा कोई आज तक इंडिया की हिस्ट्री में इतनी लंबी यात्रा किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने अपना, जबकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा घुटना भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन में ठाना कि करना है तो पूरा करना है, तो उन्होंने किया। उन्होंने देश को समझा कि भाई ये चीज़ है। उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी में एक दूसरा निखार आया। तो ये राहुल जी ने मेहनत करके ये किया, कोई ऐसा नहीं, वरना वो ऐशो आराम की ज़िंदगी वो भी जी सकते, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने समझा और आज उनका है कि प्रण कांग्रेस को खड़ा करना है, वो अपने प्रयास में लगे हैं। इंदिरा जी के लिए ये बात कही जाती थी कि उनकी राजनीति ग्राउंडेड होती थी, वो ज़मीनी सच्चाई को, रियलिटी को समझती थी। और मध्य प्रदेश जो अनडिवाइडेड एमपी मध्य प्रदेश था, उसमें स्टालवर्ड्स लीडर माधवराव सिंधिया, मोतीलाल वोरा, श्यामा चरण जी, विद्या चरण जी, अर्जुन सिंह जी को हैंडल करना ये बहुत आसान नहीं था, लेकिन वो करती थी। राजीव जी जब आए तो ये कहा गया कि बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है उनका, जो होता है जब आप आते हैं। राहुल जी के लिए भी ये कहा गया आइडियलिस्टिक अप्रोच है, और कई बार ये कहा जाता है कि अभी भी उनकी राजनीति कई बार आदर्श की तरफ ज़्यादा चली जाती है, ज़मीन पर नहीं उतर पाती। नहीं, देखिए, राहुल जी चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर सच्चा सिपाही है वो सामने आए, लेकिन टीम लाती है सामने। तो बहुत से लोग अभी भी हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, बड़ा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जो स्टेट के अंदर मतलब जो है राहुल जी का मैसेज जो देते हैं, तो उसके बाद उनको कैरी करना स्टेट लीडरशिप का काम है। तो मैं समझता हूँ कि बात बोल रहा हूँ आपके टीवी पे, वो कहीं ना कहीं लैकिंग बिहाइंड होता है। तो वो मतलब है, क्योंकि वो है, लेकिन राहुल जी उसमें थोड़ा यंग ब्लड को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं पार्टी में, कि ये है कि चलो उनको टाइम लगेगा सीखने में, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। पॉलिटिक्स का तो ऑन ऑफ वाला काम नहीं होता कि स्विच ऑन किया तो ये हो गया, स्विच ऑफ किया। तो राहुल जी अपनी टीम को मतलब ये, अब जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके हम प्रोडक्ट हैं, तो राहुल जी अब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए। अभी आपके ये बता रहे थे कि पचमढ़ी में भी ट्रेनिंग है, जो नए हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स उनके आ रहे हैं, वो थोड़ा एम्पावर्ड करने जा रहे हैं कि डीसीसी प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड करो, कि हमारी सबसे इकाई वही है जो इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ। सर, आपकी ट्रेनिंग्स में क्या खास होता था जो आप इतना मोटिवेट होते थे? नहीं, देखिए, हमारी ट्रेनिंग एक तो लंबा ड्यूरेशन था 45 डेज़ का, उसमें मतलब मल्टीपल चीज़ें थी। तो शायद उतनी बड़ी ट्रेनिंग को एक ख़ास मकसद को लेके थी कि हम लोगों को चाहते थे कि ये ऐसे लोग जो एक इम्पार्शियल सी इंफॉर्मेशन और साथ में कांग्रेस के प्रोग्राम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लें। उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट हमारी ही थी, ठीक है। तो हमारा वो प्रोग्राम बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, तो उसकी भी मॉनिटरिंग कर लें और साथ में सेंट्रल के फंड्स कैसे यूज़ हो रहे हैं तो ये करें, एज वेल एज ये कैडर भी खड़ा करें। क्योंकि इंदिरा जी ने उस समय सोचा था, राजीव जी ने उस समय सोचा था कि किसी समय पे अगर हमारी पार्टी कैडर बेस्ड नहीं होगी तो हम शायद उस कैडर का सामना नहीं करेंगे जो आज द्वेष फैला रहा है। तो ये उस समय सोच थी। हम लोगों का बेसिकली काम था कि कैडर बिल्ड करना, साथ साथ में गवर्नमेंट की स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन था वो देखना। आपके यहाँ एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम ये देखा जाता है कि आप रिस्पेक्ट इतनी करते हैं सीनियर्स की कि एक डिवीज़न लाइन नहीं क्रिएट कर पाते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है तो वहाँ सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार जी का कॉन्फ्लिक्ट होता है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव के बीच में होता था। यहाँ जो सरकार गई, कारण यही बताया गया कि कमलनाथ जी और सिंधिया जी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। गहलोत साहब और पायलट साहब का होता है। ये इसका क्या सोल्यूशन है? क्या ये रिस्पेक्ट इतनी है कि आप इसको डील ही नहीं कर पाते ठीक से? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कि ये हर पार्टी की प्रॉब्लम है। आपके यहाँ बीजेपी में यही प्रॉब्लम है। अभी ये स्टेटमेंट आया कि बीजेपी निर्णय लेके सर किनारे कर देती है। नहीं, देखो ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट का भाव भी राहुल जी में रहता है कि सीनियर लोग हैं
तो उनका वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रभारी लोग हैं इस सिचुएशन को हैंडल करें। ठीक है, फिर जब वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाए तो फिर सेंट्रल लीडरशिप का इंटरवेंशन होता है। तो करते तो हैं ही हैं कि भाई अब DK शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी में हुआ था, लेकिन सेटल तो किया, हाईकमान ने किया। तो सेटल तो होती हैं चीज़ें, बढ़ती हैं भी, सेटल भी होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात सर आपने कही। बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं आपकी थैंक यू फर्दर वेरी मच। जर्नी के लिए। तो ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।